10 से 15 सेकंड नहीं भाई, मिली सेकंड, गलत बोल रहा हूँ। 10 से 15 मिली सेकंड के इंटरवल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से एक और क्वेश्चन। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले इस सर्किट को देखिए, ये एक कॉइल है। इस कॉइल में टोटल 10 टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 10, और हर टर्न का, दैट मीन्स जो सर्कुलर सेक्शन है वायर का, उसका एरिया जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, राइट। सर्किट में एक कैपेसिटर है, 2 रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है। इन सब की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। दोनों रेजिस्टेंस 3 ओम के हैं, कैपेसिटर 0.2 फराड का है और इंडक्टर 1 हेनरी का है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि हमने ऑल ऑफ ए सडन यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली ये जो कॉइल है उसके पूरे सर्कुलर रीजन को कवर करता हुआ है। उसके पूरे सर्कुलर सेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो से 1 टेस्ला की वैल्यू अटेन करती है 10 मिलीसेकंड के समय में। क्वेश्चन कहता है कि टाइम 0 पे आपने मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन किया और मैग्नेटिक फील्ड 0 से बढ़ती बढ़ती 1 टेस्ला हो गई इन 10 मिलीसेकंड। उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ दी हुई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लीनियरली ग्रो करती है बिटवीन टाइम इंटरवल 0 एंड 10 मिलीसेकंड। फिर से सुनिए, टाइम 0 पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, आपने कोई जादू से एक स्विच ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड 0 से बढ़ने लगी, 10 मिलीसेकंड तक चली गई। इट इज ग्रोइंग लीनियरली विथ टाइम। 0 से बढ़ती हुई 1 टेस्ला तक चली गई इन 10 मिलीसेकंड। आई एम सो सॉरी, 0 से 1 टेस्ला तक चली गई इन 10 मिलीसेकंड, ठीक है। एंड दैट ड्यूरिंग दैट इंटरवल द मैग्नेटिक फील्ड वाज चेंजिंग लीनियरली। ओके, नाउ दिस कॉइल हैज नेग्लिजिबल इंडक्टेंस। दैट मीन्स इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस आप 0 मान लो। ये कॉइल में कोई इंडक्टेंस नहीं है, ऐसा सोचो, ठीक। अब आपको 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मोटा मोटी वैल्यू बतानी है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ करंट इन रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एट टाइम t इज इक्वल टू 5 मिलीसेकंड एंड टाइम t इज इक्वल टू 15 मिलीसेकंड। ये क्वेश्चन कुछ लोगों को देखकर अभी तक हो सकता है वो वीडियो ऑफ करने चले गए हों कि बहुत आसान है। नहीं है, करके देख लीजिए आप प्लीज। आप करके देखिए, ये उतना आसान भी नहीं है जितना आपको पहले इंप्रेशन में लगा होगा। आप भर भर के गलतियां कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट जरूर कीजिए। क्वेश्चन समझने में तकलीफ हुई हो तो दोबारा से अभी तक के वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए और क्वेश्चन को समझ के ट्राई जरूर कीजिए। आइए मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे करता हूँ। बच्चों, सबसे पहली चीज कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से ये जो कॉइल है इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये बेसिकली ऐसा है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसका एरिया एस है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज कर रहे हो, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है आप सभी जानते हो, एरिया इंटू dB बाई dt, दिस इज बेसिकली d फाई बाई dt। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल में। यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं ये 10 टर्न्स है, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और dB बाई dt की वैल्यू जो दी हुई है, कहा जा रहा है कि b जो है लीनियरली ग्रो हुआ है 0 से 1 टेस्ला तक 10 मिलीसेकंड में। तो नेचुरली dB बाई dt क्या हुआ, चेंज इन b इज 1 टेस्ला एंड टाइम 10 मिलीसेकंड कन्वर्टेड इनटू सेकंड, ऐसा। तो ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, 10 ये आ गया 1 वोल्ट, देख लीजिएगा। So the EMF induced in this coil is 1 volt and it is constant for 10 milliseconds. जैसे ही B बदलना शुरू हुआ, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बदलना शुरू हुआ, इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होने लगा, और जितने समय तक फ्लक्स चेंज होता रहा उतने समय तक इस कॉइल में EMF बना रहेगा। तो कॉइल एक सोर्स ऑफ EMF बन गया फॉर 10 मिलीसेकंड्स, राइट। और वो जो क्वेश्चन में लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग लीनियरली, इससे ये एस्टैब्लिश हो गया कि ये जो कॉइल में ईएमएफ डेवलप हुआ है ये कांस्टेंट है फॉर ए पीरियड ऑफ 10 मिलीसेकंड। इट इज 1 वोल्ट।
तो ये 1 वोल्ट का सोर्स बन गया फॉर 10 मिली सेकेंड. आफ्टर 10 मिली सेकेंड द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स कॉन्स्टेंट. तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगा तो फिर कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा. ठीक है, तो 0 से 10 मिली सेकेंड तक ये कॉइल एक बैटरी की तरह एक्ट कर रहा है, 1 वोल्ट का बैटरी, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वाला, वोल्टेज वाला, और उसके बाद उसका ईएमएफ खत्म हो गया. दिस इज द होल स्टोरी. अब आपको ये बताना है कि टाइम 5 मिली सेकेंड पे और 15 मिली सेकेंड पे यहाँ और यहाँ करंट कितना होगा. तो आप में से जो लोग इसको ट्राई करना चाहते हैं अभी भी इसको पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए. यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज़ है आपको समझना, वो है दोनों सर्किट, मतलब एक्चुअली में ये जो एलआर और आरसी सर्किट है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों तो पैरेलल में सर्किट कनेक्टेड है एक सेल से. ऐसा हो गया सर्किट. अब ये सी आर और एल आर, और 10 मिली सेकेंड तक के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये 1 वोल्ट का ईएमएफ अप्लाई किया गया फॉर 10 मिली सेकेंड्स. तो ये पैरेलल दोनों पाथ हैं. यहाँ जो हो रहा है उसका इससे कोई लेना देना नहीं. यहाँ जो करंट की वैल्यू है, घट रही है, बढ़ रही है, व्हाटएवर, उसका इससे कोई लेना देना नहीं. व्हाट आई एम सेइंग इज, इसको अगर काट के हटा दें तो भी यहाँ जैसा जो हो रहा था वैसा ही होगा, और इसको काट के हटा दें तो भी यहाँ जो जैसा हो रहा था वैसा ही होगा. दे आर इन पैरेलल. तो ये जो आरसी सर्किट है ये वाला, इसमें कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, है ना. ये एक चार्ज होते हुए कैपेसिटर का आरसी सर्किट है. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम कांस्टेंट. तो कैपेसिटर वाले सर्किट का टाइम कांस्टेंट आर इंटू सी, आर की वैल्यू, ओहो सो सॉरी, आर की वैल्यू 3 ओम और सी की वैल्यू 0.2 फैराड, 0.6 सेकेंड. ओके, और ये जो सिमिलरली एलआर सर्किट है इसका जो टाइम कांस्टेंट होगा, एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट एल बाय आर. इंडक्टेंस की जो वैल्यू दी हुई है हमें क्वेश्चन में वो 1 हेनरी है, और आर की वैल्यू 3, सो 0.33 सेकेंड. ठीक लिखा है मैंने, आई होप. बार बार मैं भूल जा रहा हूं. एल 1 हेनरी और ये 3. ओके, 0.33 सेकेंड. अब आप देखिए दोनों ही जो टाइम कांस्टेंट है दे आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ ए सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.3 सेकेंड. और जितने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, जितने टाइम तक ये ईएमएफ यहां बना रहा, वो टाइम है 10 मिली सेकेंड. कैन यू सी दैट? मिली इज 10 टू द पावर -3. तो वो जो टाइम है वो 0.01 सेकेंड का, 10 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.01 सेकेंड. तो जितने समय तक कैपेसिटर की चार्जिंग हुई या यहाँ करंट का ग्रोथ हुआ, वो जो टाइम है वो एक्चुअली में बेहद छोटा है इन दोनों ही पाथ के टाइम कांस्टेंट से. चाहे वो आरसी सर्किट को देखें या एलआर सर्किट को देखें, दोनों का टाइम कांस्टेंट काफी बड़ा है एज कंपेयर टू द अलाउड टाइम, दैट द टाइम दैट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. इसका क्या मतलब हुआ? जैसे इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दोनों पैरेलल में हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसको फॉरगेट अबाउट दिस. एक तरह सोचो कि एक आरसी सर्किट है, एक बैटरी से कनेक्ट किया और स्विच ऑन कर दिया. ठीक है, कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट 0.6 सेकेंड है आरसी सर्किट का. लेकिन जितने समय तक तुमने स्विच बंद रखा, जितने समय तक तुमने बैटरी को कनेक्टेड रखा, वो टाइम इस टाइम कांस्टेंट से बहुत छोटा है. उसका क्या मतलब हुआ? ये कैपेसिटर की चार्जिंग का जो ग्राफ होगा, अगर आपने याद किया हो, ये कैपेसिटर सर्किट में चार्ज टाइम के साथ कैसे बदलता है, ये ऐसा कुछ बदलता है. और कैपेसिटर की जब चार्जिंग हो रही होती है तो सर्किट में जो करंट है वो टाइम के साथ कैसा बदलता है, वो ऐसा कुछ बदलता है. एक टाइम कांस्टेंट बीतने से चार्ज 63% वैल्यू अटेन कर लेता है,
और यहाँ एक टाइम कांस्टेंट बीतने से करंट अपने ओरिजिनल वैल्यू के 37% पे आ जाता है। ऐसा तो पढ़ा है सभी ने। पर एक टाइम कांस्टेंट जो है वो काफ़ी बड़ा समय है, जितना समय तक हमने बैटरी कनेक्ट कर रखा है उसके कंपैरिजन। तो अगर आप यहाँ समझें इस बात को, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो करंट है, जैसे ही आपने स्विच बंद किया, दैट मीन्स जैसे ही बी को बदलना शुरू किया, ईएमएफ आ गया, सोर्स ऑन हो गया, करंट की वैल्यू कैपेसिटर वाले पाथ में सीधा इतनी पहुंच जाएगी। कैपेसिटर एक तरह से शॉर्ट सर्किट की तरह है, जीरो रेजिस्टेंस की तरह है, और बहुत थोड़े समय तक के लिए ईएमएफ मेंटेन किया गया है, 10 मिलीसेकंड के लिए। तो 10 मिलीसेकंड में तो करंट की वैल्यू बस थोड़ी सी कम होगी। समझ रहे हो बात को? क्यों? क्योंकि जो टाइम कांस्टेंट है वो बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में जो यहां टाइम दिया गया है वो बहुत छोटा है। तो करंट की वैल्यू में बहुत मामूली सा फॉल हुआ। तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए हम मान सकते हैं ना कि भाई करंट इतनी वैल्यू पे है, क्या फर्क पड़ जाता है? पड़ेगा क्या कोई फर्क? पड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, चलो एक बार और देख लेते हैं। ओहो, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि R1 और R2 में करंट की वैल्यू बताइए एट 5 मिलीसेकंड। 5 मिलीसेकंड में क्या करंट की वैल्यू होगी? यहां अब आप गेस कर पा रहे हो तो कर लो। जैसे ही स्विच को बंद करेंगे, जैसे ही स्विच को बंद करेंगे, दैट मीन्स जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना शुरू किया, स्विच को बंद करने का मतलब इस सोर्स को कनेक्ट किया, तो वो सोर्स वहां डेवलप हो गया। अब सोर्स के डेवलप होते ही आप सभी जानते हो कि कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, और यहां जो करंट होता है, इस करंट को मैं क्या लिखूं, इसका नाम I1 दे देता हूं, I1 नॉट। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को बदलना शुरू किया, जैसे ही सोर्स बनाया, तो जो करंट होगा वो कितना होगा? EMF डिवाइडेड बाय R। सो EMF डिवाइडेड बाय R1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EMF? 1 वोल्ट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ R1? फिर से भूल गया मैं, R1 कितना था? 3 शायद। सो दिस इज 0.33 एम्पियर। तो कहा यह जा रहा है कि 5 मिलीसेकंड तो बहुत ही छोटा समय है। 5 मिलीसेकंड में करंट की वैल्यू कितनी घट गई होगी? अरे नहीं घटी होगी यार, इतनी अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। तो हम तो खुशी खुशी, अगर ABCD ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो मोटा मोटी 0.3 या 0.33 एम्पियर लिख के घर आ जाएंगे। इस पाथ में तो यही करंट होगा। जो ओरिजिनल करंट है उसकी वैल्यू तो बस थोड़ी सी रिड्यूस हुई होगी। उसी तरीके से I2 के बारे में सोचो। चलो अभी तक नहीं सोचा है तो अब सोचो। मैं फिर से एक बार स्क्रीन के आगे से हटता हूं, खुद से सोचो। आओ, यहां पे भी कहानी वही है। इसका भी जो टाइम कांस्टेंट है वो फेयरली लार्ज है एज कंपेयर टू टाइम दैट हैज बीन गिवन टू यू। तो एक LR सर्किट में क्या होता है? एक LR सर्किट में जैसे ही आप उसको सोर्स से कनेक्ट करते हो, तो करंट I2 जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर एक ओपन एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। उसमें EMF जो डेवलप होता है इस इंडक्टर में, वो इस EMF के बराबर हो जाता है, और यहाँ पे करंट की कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक, करंट जीरो होता है, पक्की बात। तो करंट जीरो होता है, और 5 मिलीसेकंड के बाद करंट कितना होगा अगर आपसे कोई पूछे, तो आप जवाब कैसे दोगे? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर सोच के नहीं बताओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जरा सोच के बताओ बच्चों कि ये करंट की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे 5 मिलीसेकंड के बाद? क्या इसको भी जीरो लिख के आ जाएं? चलो 4 ऑप्शन दे देता हूं, 0, 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर। किसको टिक करोगे? जरा सोच के बताओ। इसमें एक्चुअली जो ज़्यादा समझदारी वाली बात होगी, ये इस LR सर्किट में जो करंट का ग्रोथ हो रहा है, कैसा ग्रोथ होता है? ऐसा कुछ ग्रोथ होता है ना। तो 5 मिलीसेकंड के बाद करंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। बहुत छोटी होगी, नो डाउट। लेकिन अगर उसको मान लो ऑप्शन में 0 नहीं है, 1 मिनट के लिए 0 है ही नहीं, तो क्या आंसर देंगे जो रिजनेबल हो और सही हो? माने कितना मोटा मोटी सही कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो आपको, हमें जो लगता है ये सोचना चाहिए कि बिकॉज टाइम बहुत छोटा है, 10 मिलीसेकंड का,
तो सिचुएशन ऐसी होगी कि इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा वो लगभग लगभग 1 वोल्ट के बराबर ही रहेगा। उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू में कोई खास चेंज नहीं होगा, विच मीन्स दिस एल जिसकी वैल्यू थी कितनी थी भाई, 1 हेनरी इंटू डी आई बाई डी टी, ये 1 वोल्ट है। एल की वैल्यू इंटू डी आई बाई डी टी 1 वोल्ट है, और ये लगभग वो जो 5-10 मिली सेकेंड का समय दिया हुआ है उसमें ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो डी आई बाई डी टी है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, ये कांस्टेंट है 1/L। 1/L, एल की वैल्यू 1 हेनरी है, देयरफॉर 1 एम्पियर पर सेकेंड। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पाथ में अगर आप बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल की बात करें, जैसे ही सोर्स लगाया उसके थोड़े समय के बाद की बात करें, तो उस दौरान डी आई बाई डी टी जो है वो लगभग कांस्टेंट है। फिर से इस ग्राफ को देखिए, ये जो ग्राफ ऐसे जा रहा है, हम ये कहना चाह रहे हैं मोटा मोटी कि इस जगह पे जो डी आई बाई डी टी है वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन फैशन में चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट है लगभग। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे टाइम इंटरवल में ये जो 1 वोल्ट है, ये पूरा का पूरा 1 वोल्ट यहां दिखाई देता है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में 0 होता है, फिर ये बढ़ने लगता है, ये घटने लगता है, यही होता है लार्ज सर्किट में। तो जो बहुत छोटा इंटरवल है उसमें अगर हम ये एज्यूम करें कि ये लीनियर ग्रोथ है करंट का, तो 1 एम्पियर पर सेकेंड का ग्रोथ रेट है, तो 5 मिली सेकेंड में करंट कितना हो जाएगा? तो ये जो I2 की वैल्यू है, इस पाथ में जो करंट की वैल्यू है 5 मिली सेकेंड में, 1 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से बढ़ रहा है, 5 मिली सेकेंड में 5 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो ये ज़्यादा मतलब ठीक है, बहुत छोटा करंट है नो डाउट, पर अगर 0 हमारे ऑप्शन में नहीं है तो नेक्स्ट बेटर अप्रॉक्सीमेशन यही है कि 5 मिली एम्पियर के लगभग का करंट होगा। ये ज़्यादा एक्यूरेट है। हमें अगर ये समझ में आ गई कि शुरुआत के छोटे से समय में तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 1 ही वोल्ट रहेगा, तो डी आई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ आई जो है वो कांस्टेंट है 1 एम्पियर पर सेकेंड। ये ज़्यादा रीजनेबल है सोचना, रादर देन कि हम ये सोचें कि करंट 0 है और 0 ही है। समय कुछ बीता है तो कुछ तो करंट की वैल्यू होगी, पर जो डी आई बाई डी टी है उसकी वैल्यू लगभग नहीं के बराबर बदली है। डी आई बाई डी टी जो है ये स्ट्रेट लाइन की तरह है, डी आई बाई डी टी मीन्स ग्राफ की स्लोप, वो लगभग कांस्टेंट मानी जा सकती है एक छोटे से समय के लिए। ये ज़्यादा बेटर अप्रॉक्सीमेशन होगा। अच्छा, फिर पूछा गया था आपसे 15 मिली सेकेंड के बाद इन दोनों करंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये मैं विथ हिंट छोड़ जाता हूं आपके लिए। 15 मिली सेकेंड, या क्वेश्चन में लिखा है कि 10 मिली सेकेंड तक वो मैग्नेटिक फील्ड बदली गई, तो 10 मिली सेकेंड तक ये 1 वोल्ट की बैटरी रही, उसके बाद ये बैटरी नहीं रही। अब आपको ऐसे सोचना है कि ये 10 मिली सेकेंड तक ये बैटरी बनी रही, उसके बाद एक तरह से आपने इसको ईएमएफ को स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन ईएमएफ को स्विच ऑफ तो किया होगा, पर ये कॉइल को तो आपने नहीं हटाया है। क्वेश्चन के ओरिजिनल इसको देखिए, ये कॉइल तो ऐसे ही कनेक्टेड है विदाउट इंडक्टर, तो भाई ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया एक तरह से। तो 10 से 15 सेकंड के बीच में तो ये ऐसा है, 10 सेकंड के बाद 10 से 15 सेकंड के बीच में ये आरसी सर्किट जो है ये भी शॉर्ट है, और ये जो एलआर सर्किट है ये भी शॉर्ट हो गया है। तो जैसे यहां पे कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी, 10 सेकंड के बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा, 10 से 15 सेकंड के दौरान वो डिस्चार्ज हो रहा होगा। उसी तरह इस एलआर सर्किट को भी देखिए, ये 10 से 15 सेकंड के दौरान, यहां अभी करंट बढ़ रहा था 0 से 10 सेकंड तक, पर 10 से 15 सेकंड के उस इंटरवल में 5 मिली सेकंड के इंटरवल में, 10 से 15 सेकंड नहीं भाई, मिली सेकंड, गलत बोल रहा हूं, 10 से 15 मिली सेकंड के इंटरवल में, वो 5 सेकंड का जो इंटरवल है उसमें करंट का डीग्रोथ होने लगेगा, करंट डिके करने लगेगा। क्यों? उसको सोचते समय आपको इसको सोचते समय इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट है। तो आपको एलआर सर्किट में करंट का डीग्रोथ अगर समझ में आता है तो आप फिर से क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, और किस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन करना है ये सोचने का तरीका, नजरिया मैंने आपको बता दिया। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन के इस हिस्से को आंसर करने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर पोस्ट कीजिए। जिसका आंसर सही होगा
उसके आगे मैं बड़ा सा थम्स अप दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय।